सीमेज से एक पुराना लगाव है और ये बताते हुए आई एम फीलिंग वेरी प्राउड दैट आफ्टर बिकमिंग अ प्रोफेसर ऑफिशियली this is my first address to any student. So I thought that when I was a education minister in 2015, जैसा कि इन्होंने बताया, और उस समय सीमेज एक छोटे से बिल्डिंग में चलता था, बट जब पिछली इस साल सरस्वती पूजा का कार्यक्रम था तो मैं यहाँ आया था आप लोगों के बीच उस पूजा के कार्यक्रम में, और मैंने देखा कि एक छोटे से भवन से सीमेज ने अपना और अपने बच्चों के कार्य क्षेत्र को कितना बड़ा बनाया है. आई थॉट कि दिस इज़ द बेस्ट प्लेस वेयर आई कैन कम एंड एड्रेस द यंग एंड द ब्रिलियंट माइंड ऑफ बिहार. और मैं आप लोगों के बीच आज आया हूँ. दो बात जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति कैसे बड़ा बन सकता है और व्यक्ति समाज को कैसा बना सकता है. हमको ये याद करना चाहिए कि ये वही बिहार है जिस बिहार ने पूरे हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाने का काम किया था. ये मौर्य राजवंश का बिहार राजधानी रही है. यहाँ हम बांग्लादेश से लेकर और अफ़गानिस्तान तक राज करने का काम किया था, और सम्राट अशोक ने इसी बिहार की धरती से अखंड भारत का सपना देखा था. इसलिए हम ये मानते हैं कि हमारा बिहार और हमारे बिहार के लोगों का डीएनए किसी भी राज्य से और किसी भी परिस्थिति में हम अच्छे हैं और हम मजबूत हैं. और अगर आप ऑल इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस निकालिए, आप ऑल इंडिया आईएएस की सर्विस निकालिए, ऑल इंडिया पुलिस सर्विस निकालिए, कोई भी सर्विस को आप निकालिएगा, उसमें बिहारी बच्चों की संख्या सबसे अधिक रहती है, क्योंकि हमारे बच्चे में वो क्षमता है. सिर्फ हमें उन क्षमताओं को निखारने की ज़रूरत है. और पिछले 20 वर्षों में हमारे मुख्यमंत्री और हमारी सरकार ने लगातार शिक्षा पर काम करने का प्रयास किया है. हमारे यहाँ आज के पहले 2005 के पहले जब नीतीश कुमार इस प्रदेश में आए थे तो मात्र 4 से 4.5 लाख बच्चे मैट्रिक की परीक्षा को पास करते थे. तो उन्होंने सर्वे कराया कि क्या कारण है कि इतने कम बच्चे हमारे यहाँ मैट्रिक की परीक्षा पास करते हैं. तो उनको पता चला कि लगभग 15% बच्चे हमारे सरकारी विद्यालयों में, जो हमारे आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं स्कूल के बाहर रह जाते हैं. और उनको स्कूल में लाने के लिए उन्होंने जब सर्वे कराया तो पता चला कि इतने बच्चे, स्कूल के 15% बच्चे बाहर हैं. 25,000 नए प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण किया गया और टोला सेवक और तालमी मरकज के माध्यम से उनको विद्यालय लाने का काम किया गया. आज 0.5% से भी कम बच्चे स्कूल के बाहर रह गए हैं. और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने देखा कि ये जो 4 लाख बच्चे मैट्रिक पास करते हैं उसमें मात्र 50,000 बच्चियाँ हैं. ओनली 50,000 हमारे यहाँ फीमेल चाइल्ड जो हैं सिर्फ 50,000 हैं. और पूरे देश में बिहार में बच्चियों का ड्रॉप आउट रेट सबसे ज़्यादा बिहार में है. नेता ने सर्वे किया, जस्ट सी द ह्यूमन फेस ऑफ अ लीडर, कि क्या कारण है, व्हाई इट इज़ हैपनिंग. तो उनको पता चला कि ये बच्चियाँ सियानी हो जाती हैं और जो गरीब परिवार के लोग होते हैं उनके पास अच्छा कपड़ा नहीं होता है कि वो बच्ची को स्कूल और विद्यालय भेजने का काम करें. इसीलिए हमारे यहाँ ड्रॉप आउट रेट सबसे ज़्यादा है. 70-75 साल की आज़ादी में नीतीश कुमार पहला नेता है जिसने इस हिंदुस्तान में पोशाक योजना की बच्चियों की शुरुआत की और उनको विद्यालय लाने का काम किया.
और आज 18 लाख बच्चे मैट्रिक की परीक्षा पास करते हैं और उसमें 9,54% हमारी बच्चियां हैं। जस्ट इमेजिन द थॉट प्रोसेस विच हैज चेंज द फेस ऑफ बिहार। अगर कोई बड़ा नेता होता है और उसके पास विजन होता है कि हाउ टू गो अबाउट इट, और कोई भी व्यक्ति अमृत तो लेके नहीं आया है, एवरीबडी हैज़ टू गो फ्रॉम दिस लाइफ। आज हम भी यहाँ खड़े हैं, हमको भी जाना है। whoever is sitting in this hall, including everybody, सबको कभी न कभी जाना है। बट इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जीवन में आपने ऐसा क्या किया जिसको आने वाली पीढ़ी आपको याद करता रहे। याद कीजिए महात्मा गांधी को, हाउ ही स्टिल रिलेवेंट इन आवर लाइफ। वाई वी टॉक अबाउट महावीर, वाई वी टॉक अबाउट बुद्धा, वाई वी टॉक अबाउट राम मनोहर मालवीय जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। हम लोग सोशल साइंस के जब स्टूडेंट थे तब इन सब लोगों को पढ़ते थे, बिकॉज ये लोग सोशल साइंस के, जिनको बोलते हैं समाज की कुरीतियों के खिलाफ, इन लोगों ने आवाज़ उठाने का काम किया। विधवा विवाह के खिलाफ जब आवाज़ बुलंद किया गया तो उनका धोती खोल दिया जाता था और उनको चप्पल से लोग पीटते थे। जब जा रहे थे पीछे से चप्पल से लोग मारते थे। लेकिन उन्होंने इस जो सामाजिक कुरीति थी कि विधवा विवाह की, विधवा होने के बाद चाहे वो यंग हो बूढ़ा हो, बेचारे को विधवा होने के बाद दोबारा शादी के खिलाफ लोग समाज था, तो उस पर वो लड़ाई लड़ते रहे। धीरे 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 जे करके समाज हमारा आज बदला और लोग आज रीमैरिज करने के लिए तैयार समाज हो गया। लेकिन पहले नहीं था। पहले तो अगर कोई यंग एज में कोई अनफॉर्चुनेटली कोई फीमेल विधवा हो गई तो जीवन भर उजला कपड़ा पहन करके आप बैठे रहिए घर में, और आपको तो ऐसे लोग ट्रीट करता था जैसे कि कोई आप अनटचेबल हो, उस तरह से लोग ट्रीट करता था। लेकिन कोई तो निकला इस समाज में जिसने इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद किया, और उसी तरह नीतीश कुमार ने भी दो चीज़ के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने का काम किया, बाल विवाह और दहेज प्रथा, कि हमको दहेज नहीं लेना है। ये बात अलग है कि नाउ द पॉलिटिक्स हैज़ चेंज्ड। हम लोकतंत्र में डेमोक्रेटिक सिस्टम पर चले गए और उसमें प्रजातंत्र में वोट जो है बहुत इम्पोर्टेंट होने लगा, तो बहुत तरह से। लेकिन फिर भी नेता हमेशा पूरे बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ उन्होंने ह्यूमन चेन बनाने का काम किया। तो हर तरह से इस प्रदेश की जनता को कैसे हम आगे बढ़ाएं। और अब तो माननीय नेता ने कहा कि जो हमारी बच्चियां 10th पास करेंगी उनको 10,000 रुपया, हम जो +2 पास करेंगे उनको 15,000 रुपया, और जो ग्रेजुएशन पास करेंगे उनको हम 50,000 रुपया देने का काम करेंगे। और आज हमारी जो बड़ी आबादी है, आधी आबादी जो महिलाओं की है, वो आज पढ़ने का काम कर रही है। अब इधर देखिए कि पूरा हमको लगता है कि दिस इज़ ऑलमोस्ट 50% जो है हमारी महिलाएं बच्चियां यहाँ पर हैं। ये पहले हमको नहीं दिखता था। ये पॉसिबल इसीलिए हो पाया है क्योंकि नेता के पास विजन था, एंड ही हैज़ गिवन दिस विजन टू हिज पॉलिसी। और मैं तो ये मानता हूँ कि अंबेडकर और गांधी के बाद उनका जो सपना था, जो अंबेडकर का सपना था, गांधी जी का सपना था कि हम इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इस्टेब्लिश करें, कि जिस तरह से आज पूरे देश में 100 बीघा का खेत करने वाला बड़ा जमींदार है, उसके पास भी एक ही वोट देने का अधिकार है, और जो दिहाड़ी मजदूर का काम करता है उसको भी एक ही वोट देने का अधिकार है। सो दैट कि डेमोक्रेसी में जो जनता जिसके साथ खड़ी है, जिस पॉलिसी और जिस आइडियोलॉजी के साथ खड़ी है, उसकी सरकार बने। और इसीलिए अब नेता भी हमारे चाहते हैं कि हमारा जो इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो बराबर हो। और आज उन लोगों ने रिमोट से रिमोट एरिया में भी अगर गवर्नमेंट स्कूल में जाइएगा तो स्मार्ट क्लासरूम बनाने का काम किया है। ठीक है, हमको समय लगा, हमें समय लगा, लेकिन हमारा थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर है कि हम पढ़ाना चाहते हैं। किसके पास ये विजन था जो हमारे चर्चा अभी हमारे डायरेक्टर कर रहे थे, किसके पास ये विजन था कि जो लोग इस प्रदेश में अंडा बेचने का काम करते हैं, साइकिल बनाने का काम करते हैं, सब्जी बेचने का काम करते हैं, या फिर जिसके फादर मदर 4th ग्रेड एम्प्लॉय हैं, जिनके पास इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग नहीं है
कि हम +2 के बाद हायर एजुकेशन और हम अपने स्किल डेवलपमेंट के लिए हम पैसा लेकर के, और हम कहाँ से पैसा लेंगे? नोबडी इज गोइंग टू गिव यू मनी ऑल्सो, क्योंकि योर फादर इज नॉट इन अ पोजीशन टू रिटर्न दैट मनी। आपको कौन पैसा देगा? लेकिन नीतीश कुमार ने 2020 में पूरे प्रदेश में जब 7 निश्चय 2 की घोषणा की, उसमें उन्होंने कहा कि हम सब बच्चों को 15 में कि हम 7 निश्चय 2 में जो कौशल विकास के लिए उन्होंने इस प्रदेश में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की। और उसमें जब उन्होंने देखा कि बहुत से बच्चों को ये मन में भ्रम है साल 1.5 साल के बाद, कि जो उनका एक ड्रीम था कि हमारे इतने बच्चे इतने साल में लेंगे, और जो हमारे बैंक्स थे, क्योंकि इट वॉज लिंक टू अ बैंक, नेशनल बैंक, हमारे जितने नेशनलाइज बैंक थे उससे वो लिंक था, तो वो लोन देने को तैयार नहीं होता था। लोन देने में वो नाकर नुकर करता था। 100 एप्लीकेशन आता था, 5-6 को लोन देता था। तो और एक भय भी था कि अगर हम ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का पैसा ले लेंगे तो पता नहीं हमारे माता पिता उसको वापस कर पाएंगे नहीं, तो कब पुलिस आ जाएगी। तब नेता ने 2 काम किया, जस्ट सी द विजन। 2 काम किया। एक काम कि उन्होंने बैंक से अपने आप को विड्रॉ किया और अपना एक एजुकेशन का नया, एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए उन्होंने एक नया कमीशन बनाने का काम किया कि हम बैंक से विड्रॉ करके हम अपने थ्रू स्टेट गवर्नमेंट की जो हमारी एजेंसी रहेगी, हम उसके थ्रू इसको बांटने का काम करेंगे। और पूरे बिहार में घूम घूम कर कहे बच्चों को कि तुम स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का पैसा लो, और अगर तुमको पे करने में दिक्कत होगा तो हम तुम्हारे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के पैसे को भी माफ कर देंगे, लेकिन तुम पढ़ाई करो, तुम आगे बढ़ो, तुम इस प्रदेश को आगे लेकर के जाओ। क्योंकि पर स्क्वायर किलोमीटर में, ये बात सबको समझना चाहिए कि पर स्क्वायर किलोमीटर में हमारी जो जनसंख्या है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। हम 13 करोड़ से लेकर 14 करोड़ के आसपास की जनसंख्या के प्रदेश हैं पूरी दुनिया में। वी आर द मोस्ट डेंस पॉपुलेटेड स्टेट पर स्क्वायर किलोमीटर में। तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ नौजवानों की संख्या ज़्यादा है, हमारे यहाँ बेरोजगारी ज़्यादा है, हमारे यहाँ क्योंकि हम पूरी तरह से, हमारा जो स्टेट है वो लैंडलॉक्ड स्टेट है, हमारे यहाँ कोई पोर्ट नहीं है, हमारे यहाँ ड्राई पोर्ट्स नहीं हैं, तो हमारे यहाँ समस्याएं भी है। लेकिन उन्होंने 20 में कहा कि हम 10 लाख नौकरी और लगभग 20 लाख हम रोजगार क्रिएट करने का काम करेंगे। और आज उन्होंने लगभग 12 लाख, जब हम चुनाव में जाएंगे तो 12 लाख नौकरी और लगभग 35 लाख के आसपास हम लोगों ने रोजगार क्रिएट करने का काम किया है। और ये पूरा जो है वो लगभग 50 लाख के आसपास आ गया है। और नेता ने कहा है कि अगले 5 साल में द विजन ही हैज़ गिवन फॉर अनदर 5 years, he said that I will create 1 करोड़, 1 करोड़ रोजगार हम नौजवानों के लिए क्रिएट करने का काम करेंगे। बहुत से लोग बहुत तरह की बात करते हैं, लेकिन फिर भी नेता नीतीश कुमार जो कहते हैं वो उनका निश्चय होता है। और वो किसी न किसी तरह, जब देश प्रदेश में बिजली नहीं थी, जब वो भाषण देते थे कि हम हर घर बिजली लाने का काम करेंगे, तो पीपल यूज्ड टू से दैट हाउ इट इज़ पॉसिबल, कि बिजली कहाँ से ला देंगे। लेकिन यू रिमेंबर व्हाट यूज्ड टू हैपन बिफोर, कि लोग मोबाइल चार्ज करने के लिए मोटरसाइकिल से जाते थे बाजार और 5 रुपया दे के मोबाइल चार्ज करा करके वापस आते थे। नाउ एवरीवेयर, चाहे कहीं सुदूर से सुदूर इलाके में भी आप चले जाइए, हम लोग लगभग 20 से 22 घंटा बिजली देने का काम नीतीश कुमार ने शुरू किया। और जब जातीय गणना किए तो पता चला कि 94 लाख लोग जो गरीबी रेखा से नीचे रहने का काम करते हैं। तो नेता ने सोचा कि इनके घर तो सब जगह हमने स्मार्ट मीटर लगा दिया है, इनके घर में तो रोज़ आमदनी होगी नहीं, तो कैसे इनके जो बच्चे हैं, ये तो मान लीजिए कि अब, लेकिन इनके जो बच्चे हैं 4th में, 5th में, 10th में, 7th में, अगर इनके घर लाइन कट जाएगा, इनका बच्चा कैसे पढ़ेगा। तो उन्होंने 125 यूनिट बिजली माफ़ करने का निर्णय किया कि जो नई पीढ़ी है, जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, उनको शिक्षा के क्षेत्र में दिक्कत ना हो। और उसी के चलते इन्होंने इस प्रदेश में
125 यूनिट बिजली सबके लिए फ्री करने का काम किया। और लगातार 1990 के पहले 2 इंजीनियरिंग कॉलेज इस स्टेट में बने थे। बिफोर 1990 देयर वाज ओनली 2 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, और आफ्टर टिल 2005 देयर वर ओनली 2 इंजीनियरिंग कॉलेज। और आज नेता ने अपने प्रयास से इस प्रदेश के हर एक जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने का काम किया है। और इंजीनियरिंग कॉलेज में भी उन्होंने जो आधी आबादी है उसके लिए आरक्षण का प्रावधान किया है कि जो महिलाएं हमारी हैं, बच्चियां हमारी हैं, जिनमें पोटेंशियल है, उनके लिए सीट रिजर्व किया है। और हिंदुस्तान में बिहार अकेला राज्य है जहां 10 रुपये में इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, बाकी वहन पूरा राज्य सरकार करता है। और इस प्रदेश में IIT, NIT, BIT, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, 14 मेडिकल कॉलेज उन्होंने 12 मेडिकल कॉलेज उन्होंने खोल दिया है, और 14 मेडिकल कॉलेज का कैबिनेट का निर्णय किया हुआ है जो भविष्य में बनने वाला है, जहां अभी ऑलरेडी काम लगा हुआ है। IIT के बाद ITI और पॉलिटेक्निक, ITI सभी अनुमंडल में बनाया कि हमारी जो बड़ी नौजवानों की आबादी है उसको हम कैसे अपने उसके कौशल को विकास कर सकें। तो जो नेता के पास विजन होता है कि हम 21वीं सदी का बिहार कैसे बनाना चाहते हैं, वो न सिर्फ पॉलिसी बनाता है बस कि उसके लिए पैसे का भी प्रावधान करता है और योजनाओं को ज़मीन पर उतारने का काम करता है। आज हम आप लोगों के बीच आए हैं कि हमारा 2030 कैसा हो, हाउ एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, और एजुकेशन के लिए हमारे स्टेट गवर्नमेंट और हमारे जो लीडर हैं वो किस तरह का इनिशिएटिव को इनिशिएट कर रहे हैं। और हमने आपको बताया कि सरकार अपनी तरह से पूर्ण प्रयास कर रही है कि हम अपने बच्चों को, जो बड़ी आबादी यहाँ पर नौजवानों की है, उसको हम किस तरह से आगे बढ़ाने का काम करें। ये बिहार चाणक्य, आर्यभट्ट और APJ अब्दुल कलाम आज़ाद साहब का ड्रीम का राज्य है। हमको याद है 2005 में जब हम पहली बार मंत्री बने थे तो हम राज्य मंत्री थे, और APJ अब्दुल कलाम साहब गवर्नर हाउस में आए थे और उन्होंने सभी मंत्रियों को और इनको राजभवन में बुलाया था। और उन्होंने जैसे एक प्रोफेसर बड़ा स्टिक लेकर और अपने उस पर पावर पॉइंट्स पे एक्सप्रेस करता है अपनी भावना को, उस तरह से उन्होंने एक्सप्रेस करने का किया कि पूरे देश में कैसे बिहार के एजुकेशन की क्या स्थिति, सच अ विजनरी मैन, और हम कैसे इस बिहार के एजुकेशन सिस्टम को और हेल्थ सिस्टम को हम ठीक कर पाएंगे। और उन्होंने कहा कि पूरे देश में 2 सिस्टम हमारा सबसे ज़्यादा ख़राब है, एक है हमारा हेल्थ, क्योंकि रूरल एरियाज़ में हमारे डॉक्टर जाते नहीं हैं, वो काम नहीं करना चाहते हैं, और एक एजुकेशन। और उसके ऊपर उन्होंने पूरा अपना एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया था। मेरी उम्र उस समय हम समझते हैं 32-33 साल की रही होगी, और जब हमने देखा कि देश के राष्ट्रपति को इस तरह से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और प्रदेश के मंत्रिमंडल के सभी साथियों को दे रहे हैं, आई वॉज टोटली इम्प्रेस्ड विद हिज पर्सनालिटी। आई वॉज सो इम्प्रेस्ड कि आपको याद होगा कि मैंने स्पेशली लास्ट ईयर जा कर के जो उनका घर है जहाँ पर अब्दुल कलाम आज़ाद पैदा हुए थे, उस घर को हम देख करके आए कि इतना बड़ा देश का विजनरी साइंटिस्ट और देश का राष्ट्रपति कहाँ पैदा लिया और कहाँ से कहाँ इस देश को और इस साइंस को हम लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। तो बड़ा आदमी कोई बड़ा आदमी ऐसे नहीं बड़ा होता है। बड़ा आदमी के लिए अपने ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। देयर इज़ नो शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट लाइफ में नहीं है कि अगर आप ये समझते हैं कि हमारे लाइफ में कोई शॉर्टकट हो जाए और हम बड़ा आदमी बन जाए, नो, इट कांट बी हैपन। आपको उसके लिए मेहनत, अपने ड्रीम को सक्सेसफुल करने के लिए यू हैव टू वर्क हार्ड। और आप अभी का जो आपका समय है, ये 4-5 साल का जो समय है, यही समय पूरी तरह से आपको आपके आने वाले समय को और आने वाले आपके जो परिवार ने आपके साथ स्ट्रगल किया है उसको बदलने का समय है। अगर ये 5 साल आप मजबूती से मेहनत करके अगर आप उस प्रदेश में अगर आप इसमें खड़े रहिएगा और अपने जो आपका ड्रीम है, जो ड्रीम आपने बचपन में देखा है, अपने माता पिता के लिए आपने जो ड्रीम देखा है कि हाउ यू वांट टू पैम्पर योर पेरेंट्स, हाउ यू वांट टू बी योरसेल्फ, हाउ यू वांट टू कंप्लीट योर ड्रीम, तो दिस 5 years is very important for you to work hard, to study hard, to make sure that your dream should come true.
हम जब एजुकेशन की बात करते हैं तो हमारे साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जो हमारा कास्टलेस सोसाइटी हम कैसे बनाएं एजुकेशन के साथ साथ। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि हमारे जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, टू वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, स्टिल हमको लगता है आई हैव पास्ड माई 10th इन 1984 एंड +2 इन 1986। तो हम 86 में मैट्रिक करने के बाद कॉलेज चले गए। तो कॉलेज में मेरे कौन फ्रेंड थे, कौन लोग थे, हमारा कौन किसको बोलता था, हमको पता ही नहीं चलता था कौन है कौन किस जात का है जब तक कॉलेज में थे। और कॉलेज के बाद ये भी नहीं पता था कि मेरा दोस्त किस जात का है, क्या मतलब है हिंदू, क्या मतलब है मुस्लिम, कभी नहीं। आई स्वेयर बाय गॉड हमको कोई पता नहीं था। लेकिन जब ग्रेजुएशन में आए तब हमको पता चलने लगा कि यहाँ पर कि भाई तो कास्ट है, ये है, ये बड़ा कास्ट का लोग है, ये बड़ा कास्ट का लोग है। तो एक बार, बिकॉज आई बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट, एक बार मेरे जीवन में मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, 2 बार, बट वेरी स्मॉल इंसिडेंट, नॉट अ वेरी बिग इंसिडेंट। हम एक मेरा मित्र था, हम उसके घर गए, उसकी माँ थी और ये बेचारा बड़ा भाव से हमको ले गया। जस्ट ही यूज्ड टू लिव नियर माई कॉलेज, पटना कॉलेज के ठीक सामने में रहता था। तो जब गए उसके घर में, उसकी माँ आई और हमसे पूछी कि क्या नाम है। तो हमने कहा अशोक चौधरी। तो हमसे पूछी तुम बंगाली हो? हमने नहीं, हम बंगाली नहीं हैं। तो हमको समझ ही में नहीं आया क्योंकि हमको ये पता ही नहीं था हम किस कास्ट से आते हैं। हम बोले कि हम पासी कास्ट से आते हैं। बोले ये क्या होता है? मुझे पता नहीं, कोई छोटा जात होता है, ये हम जानते हैं, मगर हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं। देन शी वेंट इनसाइड एंड शी स्टार्टेड स्क्रीमिंग ऑन हिज सन। और उसको आई कैन ओवर हियर फ्रॉम, बिकॉज आई वाज सिटिंग आउट, तो अंदर में आवाज़ हो रहा था, हम ओवर हियर किए। माई फ्रेंड वॉज फीलिंग सो सॉरी अबाउट इट एंड वो बार बार हमको बोल रहा था कि नहीं थोड़ी माँ मेरी पुराने ज़माने की है शोक, तो माइंड मत करना, नहीं करना। बट ही वॉज फीलिंग बैड कि बेचारे किसके साथ कैसे ऐसा मम्मी बोल दी, इस तरह से बोल दी। बट वॉट आई नीड टू से दैट कि हमारा कास्ट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या है, यू व्हाट यू आर। और कास्ट जो है वो हमारे विरासत को हमारे साथ लाता है, बट मेरे प्रेजेंट को नहीं लाता है। मेरे प्रेजेंट को मेरा टैलेंट, मेरा करियर, मेरी पढ़ाई, और जब आप टैलेंटेड होंगे, when you are a talented person, when you are a known person in the society, nobody will matter कि what caste you are, nobody matters कि आप किस जाति से आते हैं, कोई नहीं ये मानने को तैयार होगा। और जब आप पोजीशन में रहिएगा तो एक से एक बड़ा आदमी आपके यहाँ लाइन लगा के खड़ा रहेगा, उसको उस समय नहीं समझ में आएगा कि ये किस कास्ट का है। जब आदमी खून लेने जाता है, याद रखिए, रिमेंबर दिस, कि इफ़ यू नीड बी पॉजिटिव ब्लड and you are desperate to get that B positive blood, you don't look for a person that he is a Muslim, he is a Hindu or he is a Christian. You don't bother about that, क्योंकि उस समय आपके लिए प्रायोरिटी B पॉजिटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव ब्लड होता है। O नेगेटिव ब्लड इज़ वेरी रेयर, बहुत रेयर ब्लड ग्रुप है। बट जब किसी को O नेगेटिव ब्लड चाहिए होता है या कि कोई भी खून चाहिए होता है, वो नहीं देखता है कि ये किसका खून है, ये किस व्यक्ति का खून है, किस जाति का खून है। फट से खून लिया, अपने माँ बाप को, अपने भाई को बचाया, उस समय उनका बुद्धि सब खत्म हो जाता है। लेकिन जब हम सिस्टम में आते हैं, हमको लगता है, हम विभेद करने लगते हैं, क्योंकि दैट इज़ माई पर्सनल इंटेंशन, पर्सनल प्रॉफिट और पर्सनल बेनिफिट। सो द न्यू जनरेशन, the coming generation of India, the coming generation of Bihar should look forward for a casteless society. Because when you think about a casteless society, then you will think about the merit. लेकिन ये casteless society बनेगा कैसे? There are a lot of people who used to talk about casteless society, but casteless society तो तभी बन सकता है जब हम एजुकेशन की इक्वालिटी को बरकरार रखें, सबको समान अवसर पढ़ने का दें और सबको उनकी प्रतिभा को हम आगे लेकर के आएँ और आगे ला करके उनको हम उनके कौशल को विकसित करने का प्रयास करें। हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का हम एक कोट कहना चाहते हैं
बाबा साहब ने कहा है, कास्ट इज नॉट अ डिवीजन ऑफ लेबर, कास्ट इज नॉट अ डिवीजन ऑफ लेबर बट इट इज़ अ डिवीजन ऑफ लेबरर्स। तो बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था, उस संविधान में उन्होंने जस्टिफाइड किया है, और उन्होंने हमेशा, हम कहते रहे हैं कि नॉलेज गिव्स हम्बिलिटी। नॉलेज, जितना बड़ा आदमी को देखिएगा, जिनके पास नॉलेज होगा वो बहुत हम्बल होगा, उसको बहुत, अब हमने तो बहुत लोगों से मिला है, और जितना भी नॉलेजफुल आदमी, उसमें एक डिफरेंट ग्रेस रहता है, उसमें हम्बिलिटी रहती है, और हम्बिलिटी लीड्स टू वर्थलेसनेस। आप वर्थलेस हैं, जैसे ही आप हम्बल होइएगा लोगों के प्रति, तो आपका वर्थ भी बढ़ता है, और आपको लगता है कि नो, दिस इज़ अ मैन इज़ हैविंग अ टू मच ऑफ वर्थ। और हिंदी में एक, संस्कृत में एक श्लोक है, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रतम। मतलब कि आपको नॉलेज के साथ हम्बल, ये आपका पैकेज है। जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ेगा, आप वैसे वैसे हम्बल होने का काम करिएगा। हम जब हार्वर्ड गए थे, तो हार्वर्ड में 2000, आई थिंक इट वाज इन 2016 व्हेन आई वेंट टू हार्वर्ड फॉर प्रेजेंट अ पेपर। एक्चुअल में व्हेन यू आर a PhD holder, so you get lot of invitation from different international conferences, और एक there is a group of people, वो अपना बताते रहते हैं कि आज यहाँ हो रहा है, आज यहाँ हो रहा है, आज इस पे हो रहा है, आज इस पे हो रहा है। Then you submit a paper, आप अपना पेपर सबमिट करते हैं, रिसर्च करके जो भी आपकी टॉपिक होती है उसको आप सबमिट करते हैं, और फिर वो there is a team of international professor lecturers जो ये डिसाइड करते हैं कि भाई इनको, बिकॉज ऑल ओवर वर्ल्ड से इन्विटेशंस जाते हैं, और वो वर्ल्ड से पेपर सबमिट होता है, तो उसमें कुछ कुछ पेपर्स को वो सेलेक्ट करते हैं, और उसके बाद उनको आमंत्रित करते हैं कि आप आइए, आपका पेपर सेलेक्ट हुआ है, और आप आकर के अपना पेपर को आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दीजिए आप। तो फर्स्ट टाइम हम 2016 में गए, तो आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट इट कि हाउ टू, आई थॉट कि हमको अपना पेपर पढ़ना पड़ेगा, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन था, but I have not prepared my PowerPoint presentation. Then I requested that organizer to let me give a opportunity to explain, और उसने हम उस जो मेरा जो पेपर वो था, उस पेपर पर हमने दलित डेवलपमेंट पर कि कैसे मेरा रूरल और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ जो हैं बिहार में और इस देश में, इंडिपेंडेंस के बाद उनकी क्या भूमिका रही इस बिहार, इस हिंदुस्तान को बनाने में, और उस पर हमने कहा। तो दे वर क्वाइट सरप्राइज कि इतना लेयर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन स्टिल देयर इज इन इंडिया, कि इस तरह के डिस्क्रिमिनेशंस हमारे यहाँ अभी भी हिंदुस्तान में हैं। लेकिन ये बात सत्य है कि देयर आर लॉट ऑफ काइंड ऑफ, क्योंकि हर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने ग्रुप को ठीक करना चाहता है। कोई इसको ठीक करता है, कोई अप्रकाश को ठीक करता है, कोई, सो दैट दे क्रिएट अ वोट बैंक। बट if you want to become a Bihar which Bihar used to lead the whole country, तो हम पूरे जो, और ये जो यूथ हमारा है, ये कैटलिस्ट है, यही चेंज कराएगा और कास्टलेस सोसाइटी हमारा बनाएगा। क्योंकि आगे वाले तो अब सोच रहे हैं 10-20 बरस 25 बरस में हम निकल जाएंगे, तो हमको तो कोई मतलब ही नहीं है। अब जो रह गया है, जिनको झेलना है, कि आप उस सोसाइटी को उस तरह से झेलना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि हम मोर नॉलेज, मोर एजुकेशन के साथ एक कास्टलेस सोसाइटी बनाए, जहाँ पर जात का बंधन नहीं हो। अब तो नाउ द इंडिया इज सीइंग लॉट ऑफ इंटरकास्ट मैरिजेज ऑल्सो, बट है कि अभी वो कम है। जब तक कि ये नहीं बढ़ेगा हमारे समाज में, तब तक हम लोगों के यहाँ वो कास्ट सिस्टम को, तो ये कौन तोड़ेगा? ये तोड़ने का काम हमारे नौजवान साथी ही कर सकते हैं, और उसके लिए ये कैटलिस्ट की भूमिका निभाना हमारे यहाँ। अब आप आज से एक प्रण करिए कि हम जाएंगे, हम अपना टाइटल नहीं बोलेंगे, यस, आई वोंट टेल माय टाइटल, कि हमारा नाम है मोहन सिंह, हम बोलेंगे मोहन। हमारा नाम है मोहन चौधरी, हम बोलेंगे, हम अशोक चौधरी, हम बोलेंगे अशोक। तो धीरे 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 करके हमारा सोसाइटी जो है वो कास्टलेस की ओर हमारा बढ़ेगा। कुछ लिख करके लाएं कि भूल नहीं जाएं, इसलिए हम पेपर पलट रहे हैं। लेट अस
will not let the next generation inherit this burden. We should not. How to do this? What is the challenges? हमारे challenges क्या हैं? And what is the solution? I know कि not at all जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब लोग उसके पक्ष में नहीं होंगे, बहुत लोग अपने माता पिता के इन्फ्लुएंस में होंगे, बहुत लोग अपने मामा चाचा के इन्फ्लुएंस में होंगे, तो बहुत लोग, लेकिन अगर इसमें से 10-20% भी लोग इस बात को समझने को तैयार हो कि नो, इफ वी हैव टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, देन दिस इज ऑल पिटी थिंग्स इन आवर लाइफ। प्रधानमंत्री जी कहते हैं जब नरेंद्र मोदी जी आए थे तो देश हमारा 11वें या 10वीं अर्थव्यवस्था पर दुनिया में था, और आज हम 5वें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में हम खड़े हैं। और उन्होंने ड्रीम किया है कि वी विल कम विद द पॉलिसी वेयर विल बिकम द थर्ड, मतलब अमेरिका और चाइना के बाद हम थर्ड सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने का काम करेंगे। और स्टिल मतलब ऑलमोस्ट वी आर रीचिंग टुवर्ड्स फोर्थ, फिफ्थ से हम चौथे पर पहुंचने की स्थिति में हैं। तो ये कैसे संभव हो पाएगा? ये कैसे संभव होगा कि अगर हम, आप याद करिए कि इस हिंदुस्तान पे कितना आक्रमण हुआ। पहले मुगलों ने आक्रमण किया, फिर अंग्रेज ने हमको आके हम लोगों को दोहन हमारा किया। पूरी हमारी इकोनॉमी क्या थी? When the Britishers came in this country, हमारी इकोनॉमी क्या थी? पूरे दुनिया की इकोनॉमी में व्हाट वाज आवर रोल इन द होल वर्ल्ड इकोनॉमी? एंड जब वो जब गए और इस देश को आज़ाद किया, तब हम किस नंबर पर थे? बुरी तरह से हम लोगों को उन लोगों ने गन्ना के रस की तरह चूस लिया था और इस हिंदुस्तान को आज़ाद कर कर चले गए थे। लेकिन हमारे पास तो पोटेंशियल है, हमारे पास काबिलियत है। ये बात सत्य है कि मुग़ल आए, लेकिन मुग़ल ने इस हिंदुस्तान को चूसा नहीं तो हमारी वर्ल्ड में जो हमारा इकोनॉमी का स्टेटस था वो गिरा होता। मुग़लों के समय हमारा इकोनॉमी का स्टेटस नहीं गिरा, क्योंकि जब अंग्रेज आए तब भी हम लगभग 18-22% के इकोनॉमी को हम सपोर्ट कर रहे थे, वर्ल्ड इकोनॉमी को। लेकिन जब गए तो जो हमारे पास जितनी, अभी हमको याद है, आई एम नॉट वेरी श्योर, 4-5% पे छोड़ के गए। तो पूरी तरह से उन्होंने हमें चूस लिया, और हमारी जितनी भी जो पुरानी हमारी आयुर्वेद थी या हमारा जो भी हमारा जितना भी मेडिकल में था, सबको उन्होंने छिन्न भिन्न करके चले गए, सबको नेस्तनाबूद कर दिया उन लोगों ने। तो अब हमको मौका मिला, तो हर एक नेताओं ने या लोकतंत्र में हर तरह से उन लोगों ने काम किया। लेकिन अब तो कंपटीशन का है कि हु इज़ हैविंग द बेस्ट ब्रेन and who can deliver it. Now we are in the world of research, now we are in the world of thesis, thought, और सबसे हमारे यहाँ रिसर्च की कमी है। अब हमारे यहाँ जितने यूनिवर्सिटीज़ हैं, हम तो सभी वाइस चांसलर्स को कहते हैं कि आप हमारा रिसर्च शुरू कराइए। और जब हम 15 में शिक्षा मंत्री बने तो हमने सबसे पहले हमने जितने प्राइवेट, क्योंकि आप जाइए, आप चले जाते हैं, आज हमारे बच्चे पढ़ने के लिए वहाँ जहाँ कोविड में बड़ा समस्या हो गई थी, कोटा चले जाते हैं। बहुत से लोग मणिपाल चले जाते थे, पहले वहाँ चले जाते थे, वहाँ चले जाते। तो जो 15 में हम आए तो सबसे पहले हमने अमेठी यूनिवर्सिटी को यहाँ बुलाया, और उसके जो वाइस चांसलर हैं, द ओनर ऑफ चौहान साहब, वो खुद हमारे पास आए कि हमारा एक प्रपोजल है और पेंडिंग पड़ा हुआ है। हमने पूरी एक्ट को मुख्यमंत्री से मिल करके बदलवाया, और उन्होंने खुद कहा कि नहीं, हम चाहते हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आएँ, क्योंकि हमारी आबादी बहुत है, और जब तक हम प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को नहीं लाएंगे, तब तक हम इतनी बड़ी आबादी को, यंगस्टर्स को कैटर ही नहीं कर सकता है। जो हम बोल रहे थे ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 16%, नेशनल जो ग्रॉस इनरोलमेंट है वो बहुत आगे है, और वहाँ तक पहुँचने के लिए हमको और बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। इसीलिए हम लोगों ने सभी संस्थानों को फिर ये 5 लाख रुपए का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, ये सब नेता ने शुरू किया है। हम बस आपसे इतना ही आग्रह करना चाहते हैं कि हम एक साथ, अगर हमारा विजन साथ होगा, हम लोग एक साथ इस बात पर बल देंगे कि नहीं, हमें एक शिक्षित और एक कास्टलेस बिहार को बनाना है, जिसमें हमारे
जो भी नौजवान यंगस्टर्स हैं वो एज ए कैटलिस्ट ये काम कर सकते हैं, उसमें उनकी अपनी भूमिका होगी। और इसके लिए हम अरिस्टोटल के इस बात पर जोर देते हैं कि कोई भी सफलता संयोग या किस्मत से नहीं होती, बल्कि एक सोच समझकर तय की गई अनुशासित यात्रा का परिणाम है। इसलिए हम सबको अपने सपने को पूरा करने के लिए कि हमें पढ़ना है, हमें बड़ा बनना है, हमने अपने माता पिता को वो खुशी देना है जिस खुशी के लिए मेरे माता पिता ने स्ट्रगल कर कर हमको यहाँ तक पहुँचाया है। आप याद करिए, हमारे पिताजी 1952 से एमएलए रहे। जब हम पैदा लिए तो मेरे पिताजी एमएलए थे, तो निश्चित रूप से हमको तो सब कुछ हमारा देखा हुआ था। लेकिन हम लोग 5 भाई हैं और मेरे पिता नहीं चाहते थे कि कोई भी बेटा मेरा राजनीति में आए, लेकिन क्योंकि हमको राजनीति में आने की बड़ी इच्छा थी और हम बराबर, मेरे पिताजी हमको कंपटीशन की तैयारी, जब भी हम बोलते थे कि हमारा रिज़ल्ट क्या हुआ +2 में, तो हमने कहा कि अच्छा नहीं हुआ, बहुत डांटते थे, पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या करोगे। फिर ग्रेजुएशन किए, फिर उन्होंने पूछा कि ग्रेजुएशन में, जबकि हम फर्स्ट डिवीज़न से पास किए, तो हमने कहा कि नहीं, हम सेकंड डिवीज़न से पास किए। बड़ी पिटाई हुई हमारी कि पढ़ता नहीं है, क्योंकि हमको तो जिस तरफ वो हमको ले जाना चाहते थे, कंपटीशन दिला के बनाना चाहते थे, यूपीएससी बीपीएससी की परीक्षा, वो हम देना नहीं चाहते थे। आई वांटेड टू बिकम अ पॉलिटिशियन। तो मास्टर्स जब हम कर लिए तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम अब मास्टर्स कर लिए हो तो अब तुम यूपीएससी की तैयारी करो। तो हम बोले कि मेरा बहुत ख़राब रिजल्ट आया है मास्टर्स में, मतलब आई वांट टू शो हिम दैट आई एम नॉट अ वेरी गुड स्टूडेंट, आई कांट डू कंपटीशन, हम नहीं निकाल पाएंगे, हमको राजनीति में ही रहने दीजिए। बट ही वॉज वेरी अगेंस्ट कि नहीं, कोई तुमको राजनीति में नहीं आना है, किसी फैमिली को नहीं आना है। हमारे 5 भाई हैं, एक भाई हमारा बैंक में है, जनरल मैनेजर से रिटायर किया। सेकंड भाई हमारा इंजीनियर है, बीआईटी मिश्रा से किया, हिंदू कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। तीसरा भाई हमारा IIM अहमदाबाद का प्रोडक्ट है, वो जी कैपिटल का CEO था जापान में, अभी NIC का CEO है, स्मार्ट जो सिटीज़ है उसका, और इंडिया का सबसे यंगेस्ट CEO है। और मेरा जो सबसे छोटा भाई है वो हमारे यहाँ से एक्सेलराई से HR में मैनेजमेंट करके साउथ अफ्रीका में जी कैपिटल में है। व्हाट आई मीन टू से दैट माय फादर वाज सो एडमेंट कि सब कोई को पढ़ाना है। उसने कभी महंगा जूता नहीं पहना, 200 से ज़्यादा महंगा जूता नहीं पहना। और एक बार उनके साथ हम चप्पल खरीदने गए थे, हमको याद है, ये सरदार जी यहाँ पर बैठते हैं, हमारे रेडियो स्टेशन के बगल में लिबर्टी का शोरूम हुआ करता था। आई एम टॉकिंग अबाउट 91-92 उस समय हम मास्टर्स कर रहे थे। तो गए लेकर के, तो सरदार जी ने कह दिया कि ये 1100 रुपये का चप्पल है। तो ही वॉज सो फ्यूम कि 1100 रुपये का चप्पल बिकता है, क्या हम इसको गले में बांध के घूमेंगे। एंड ही वॉज लिटरली, मतलब इतना, मतलब सरदार जी को डांटने लगे कि उनको हाथ पकड़ के हमको बाहर निकालना पड़ा। और वो महंगा चप्पल लाते थे हम उनको, क्योंकि ही वॉज अ डायबिटी, तो दिल्ली से, लेकिन उनको नहीं आइडिया था, 200 से ज़्यादा महंगा चप्पल नहीं पहने अपने जीवन में कभी भी खरीद करके। उसी तरह से आपके माता पिता भी कभी भी अपने शौक़ को उन्होंने पूरा नहीं किया होगा, लेकिन आपके शौक़ को पूरा करने के लिए उन्होंने पूरी ताकत लगाई है। इसीलिए अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए जो उम्मीद लगाकर आप बैठे हैं, आपके माता पिता, उनके लिए आप कड़ी मेहनत करके एक नया बिहार, जो बिहार इस हिंदुस्तान के ऊपर राज करे, जो बिहार हमारा टैलेंट, हमारे नौजवान साथी इस दुनिया पर अपना परचम लहरा सके, वैसा हम सबको मिल करके बिहार बनाना है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम और भी बोलते और बोलना भी चाह रहे थे, बहुत सा पॉइंट छूट गया, लेकिन क्योंकि एक और मेरी मीटिंग है 1 बजे से मेरे डिपार्टमेंट की, इसीलिए लेट्स शेप अप बिहार वेयर एजुकेशन इज राइट। लेट्स शेप अप बिहार वेयर एजुकेशन इज राइट, not a privilege. Identify yourself about action, not from where you are coming from. किसके यहाँ से आए हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी है आप क्या हैं। जब तक आप इस बात का एहसास नहीं करिएगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़िएगा।
मुगल के एक रीडर डाइजेस्ट में एक आर्टिकल हम पढ़ रहे थे बहुत पहले, आज से हमको लगता है इट वॉज वन ईयर 2 years बैक, बट रिसेंटली एक अखबार में भी हमने पढ़ा कि मुगल साम्राज्य का जो वारिस है बहादुर शाह जफ़र का 4th और 5th जनरेशन, जस्ट इमेजिन 4th और 5th जनरेशन, they were staying in a 1 bedroom holy and a common bathroom and a separate kitchen. Just imagine. मुगल साम्राज्य का वारिस बहादुर शाह जफ़र का अपना 4th जनरेशन, तो जिनको खुद नहीं पता था कि उनके पास कितना धन है। मुगल सम्राट उस समय कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट तो होता नहीं था। कहते हैं लोग कि जो चाबियां हैं वो 5-7 लकड़ी का छोटा छोटा जो होता है इंटरलिंक, उसमें चाबियां चलती थी। सिर्फ खजाने का जहाँ बंद था उसकी चाबी चलती थी, पता नहीं खजाना कितना होगा। और उसके जो बाकी जनरेशन कहाँ है आज। सो इफ़ यू वांट टू बिकम बिग, ओनली थिंग इज़ कि आप खुद भी और अपने आने वाले जनरेशन को भी पढ़ाइए, और जब तक आप में पढ़ाई की ताकत होगी तभी आप इसको आगे, इस बिहार को और अपने पूरे परिवार को, खानदान को आप आगे लेके जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप सब लोगों को शुभकामना देते हैं, आप लोगों को बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो नया बिहार 21वीं सदी का हम बिहार बनाएंगे, आप लोग सबके साथ मिलकर के हम लोग, जो आपके आने वाले भविष्य के लिए होगा, वो एक ऐसा सुंदर बिहार होगा जो हमारी पुरानी विरासत और हमारे पुराने जो हमारी परंपरा रही है उसको और ताकत और उसको और मजबूती प्रदान करेंगे।